अपने आप को एज अ टीचर कंपेयर करूं और एज अ वर्कर और सम अर्निंग पर्सन। सो मेरे लिए एसेट अगर टीचर्स की बात करूं तो मेरे बुक्स, मेरी लाइबिलिटी, यानी मेरे पास जो भी एज अ फिक्स कैपिटल की तरह पड़ा हुआ है, गाड़ी हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, कुछ भी सामान हो सकता है जो मैंने स्टोर किया अब तक मेरे अर्निंग से, मैंने परचेस किया मेरी सेविंग से। सो दीज आर कॉल्ड द एसेट। आप यूजुअली एक कंपनी की बात की जाए, सो कंपनी इंक्योर द कैपिटल कॉस्ट। कंपनी डे टू डे, एक छोटी सी कंपनी है तो जब वो सेटअप करेगी तो उसका कैपिटल कॉस्ट कुछ और होगा, बट एज द कंपनी स्टार्ट द ग्रोथ, जैसे जैसे कैपिटल कब बढ़ेगा, जब कंपनी अपना ग्रोथ स्टार्ट कर लेगी। अगर ये कंपनी है और ये कंपनी कोई प्रोडक्शन बनाने लगी तो पहले इसके पास 2 बायर थे, ज्यादा बायर आ गए, तो इस कंपनी को क्या करना होगा, अपने नंबर ऑफ मशीनरीज, एफिशिएंसी ऑफ मशीनरीज को बढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर वो सोच रहा है तो उसको एक अमाउंट उस थिंग्स को परचेस करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज द कैपिटल कॉस्ट। अब अगर यहाँ पे वो कोई मशीन परचेस करता है, सो दिस इज काउंट एज अ फिक्स कॉस्ट। मशीन उसके लिए एक फिक्स कॉस्ट हो गया। अब जैसे ही वो प्रोडक्शन बनाएगा, किसी चीज का प्रोडक्शन किया, उसने ये गुड्स बनाया, दिस इज द गुड्स, कंपनी ने ये बना लिया। अब जैसे ही ये गुड्स वो सेलिंग के लिए जाएगी, तो केसर को तो ये चीजें पसंद ही नहीं कि मुझे इस ब्रांड का तो चाहिए ही नहीं। तो 2 चीजें हो सकती है कि आउट ऑफ 10 पीपल्स, इफ 8 पीपल्स लाइक दिस ब्रांड एंड 2 पीपल्स डज नॉट लाइक, ऑब्वियसली पहले 6 लोग ही इसको परचेस कर रहे थे, नाउ द नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग, तो इसका क्या होगा, सेलिंग प्रोडक्शन जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। बट जैसे ही उसका सेल डिक्रीज हुआ तो उसको क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। यानी जो उसका एवरेज कॉस्टिंग है वो डाउन जाने लगे। बियॉन्ड द सर्टेन पॉइंट द कंपनी स्टार्ट मेकिंग द प्रॉफिट। कंपनी ने डिसाइड किया था कि मैं अगर 100 यूनिट कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, देन इफ आई एम एबल टू सेल 60%, अगर मेरा सेलिंग 60 नॉट, सपोज इट इज 45% में कर देता हूं। अगर 100 में से 45% मेरी सेलिंग हो जाती है ना, देन नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। मीन जितना मैंने प्रोडक्शन बनाया, मेरे वर्कर को जो मैंने पेमेंट किया, अगर वो 40% मेरा माल बिक जाए तो ना तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा ना ही लॉस में रहूंगा। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात है। बट जैसे ही इसका सेलिंग रेशियो 40 से डिक्रीज होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो इसको लॉस होना स्टार्ट हो गया। If the selling product will be increases more than 45%, then we start profit. So अगर यहाँ की बात करें तो ये जो एनालिसिस किया, this analysis is all about the particular percentage or the particular point value. हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सारी चीजें 45% से डील कर रही है। अगर वो 45% के आसपास रहेगा, देन कंपनी को ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। तो ये जो पॉइंट होगा इसको बोलते हैं ब्रेक-इवन पॉइंट। और इस जितने भी एनालिसिस होंगे ना, दिस ऑल द प्रोडक्शन ऑफ द रेवेन्यू, क्या सेल हुआ, क्या कॉस्टिंग निकली, प्रॉफिट हुआ, लेस हुआ, लॉस हुआ, उसको वो सब कुछ ब्रेक-इवन पॉइंट्स के ऊपर ही डील करता है। और वहां से हम ग्राफ स्टडी करते हैं।
सो जब तुम लोग ग्राफ स्टडी करते हो, तुम लोग ने कंपनी का प्रोडक्शन ग्राफ इस तरह से देखा होगा। कि ये हो गया हमारा एक्सिस, दिस इज द एक्सिस। फिर कंपनी क्या करती है कि ग्राफ एनालिसिस के लिए एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती है कि दिस इज द ब्रेकवेन पॉइंट और ब्रेकवेन लाइन है। अब प्रोडक्शन इस ब्रेकवेन लाइन के ऊपर गया यानी प्रॉफिट हुआ, इस ब्रेकवेन लाइन के नीचे गया तो लॉस हुआ। इस तरह से ग्राफ एनालिसिस किया जाता है कि पर्टिकुलर किस एरिया में अब इतना पार्ट देखे तो दिस इज द प्रॉफिट फॉर द कंपनी, एंड नाउ द डाउनवर्ड पार्ट, दिस वन इज द लॉस फॉर द कंपनी। Break-even point is a point at which the company neither make profit nor loss.